नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुक कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शिमला की सड़कों पर पर्यटकों का हुड़दंग देखने को मिला है। सड़क पर जोखिम भरे करतब दिखाते नजर आए पर्यटक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। थार से बाहर लटका दिखा शख्स। ये बड़ी खबर, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से सड़कों पर इस तरीके के करतब जो है वो करते दिखे हैं। और एक बार फिर हालांकि कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर की जाती है। पर्यटकों को खास तौर पर ये अपील की जाती है कि वो इस तरीके के जोखिम भरे करतब ना करें। लेकिन शिमला की सड़कों पर एक बार फिर इस तरीके से किस तरीके से जो कानून के धज्जियां हैं वो यहां पर उड़ाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं पर्यटक, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये देखिए वो तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से थार के बाहर ये शख्स जो है वो लटकता है। यहाँ पर दिखा, ये वीडियो दरअसल वायरल हो रही है और आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि कोई भी बड़ा हादसा ऐसी स्थिति में हो सकता है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, आप उसे समझ सकते हैं कि पर्यटक जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और उस बीच अगर इस तरीके की स्टंटबाजी यहाँ पर होती है तो जाहिर तौर पर ये नियमों के खिलाफ है, परिवहन नियमों के खिलाफ है। किस तरीके से धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। पहले भी सख्त मनाही यहाँ पर की गई है कि इस तरीके की करतब जो है वो ना किए जाए। लेकिन देखिए ये पहाड़ी मोड़ है और ऐसे में कोई भी अगर हादसा होता है तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में आ सकती है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बेपरवाह ये ऐसे लोग, ऐसे पर्यटक जो है वो यहाँ पर इस तरीके के करतब जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं, जो कि हर किसी के लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही है और साथ ही साथ जान जोखिम में डाला जा रहा है, अपनी भी और दूसरों की भी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 50 साल पुरानी घटना को किया जा रहा याद। बीजेपी आपातकाल के खिलाफ आवाज उठा रही है। करीब 1.5 लाख लोगों को भेजा गया था जेल आपातकाल के दौरान और उस मंजर को हर भारतीय जो है वो याद कर रहा है। मीडिया पर लगाई गई थी पाबंदियां उस दौरान, तो सरकार के खिलाफ लिखने की इजाजत तक नहीं थी। इमरजेंसी के दिनों को याद किया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और 50 साल पुरानी घटना को याद किया जा रहा है आज के दिन। बीजेपी आपातकाल के खिलाफ आवाज जो है उठा रही है। करीब 1.5 लाख लोगों को उस समय जेल भेज दिया गया था। मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई गई थी। और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी नई जनरेशन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार की भी घटना हुई है उसको स्मरण करवाने के लिए आज कार्यक्रम कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज शिमला में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। आपातकाल के विरोध में इस प्रकार से उस वक्त यातनाएं दी गई थी। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। तो 25 और 26 जून 1975 के मध्यरात्रि को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और इस आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता रहा है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने हिमाचल समेत पूरे देश भर में काला दिवस मना रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला ऊना की। आपातकाल का वो काला अध्याय जो कि भारतीय इतिहास में दर्ज हुआ, उसको हर कोई आज याद कर रहा है।
कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है, ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच खिच कर करके उछाल रहे हैं। तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई, उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया। और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है, जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। किस प्रकार से हमारे लोगों ने जो है वहाँ पे पीड़ा का हमारी सहन करी और वहाँ के जितने भी लोग थे उनको बुलाया गया है। वहाँ पर वो भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार से वो जेल में रहे और उनके जब अब अपने जो उनके माता पिता है वो जेल में रह रहे, इतना संघर्षपूर्ण समय उन्होंने हमारे शिमला और प्रदेश में और देश में काटा। तो उसके लेकर जो है वो काफी जो है उसके ऊपर जानकारी प्राप्त होगी और उसके उपरांत जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी आपके साथ संवाद करेंगे। तो इस प्रकार जो ये कार्यक्रम रहेगा। और हिमाचल में भी कुछ इसी प्रकार का वातावरण चल रहा है कि इमरजेंसी तो देश में लगी थी, तो यहाँ भी जो है हिटलर राज चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी और तानाशाही जो है वो कांग्रेस के खून में है। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित भी यहां पर किया और साथ ही अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला भी बोला। देखिए, जन संपर्क अभियान जारी है, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं गांव गांव जाके। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो यहां से हमीरपुर सदर से जो जीत होगी वो पहले से ज़्यादा वोटों से होगी। वोटों की कीमत को हमने भली भांति जाना है, वो तो वोटों की कीमत को नहीं जाना है तो वो कांग्रेस पार्टी के जो सरकार है उन्होंने नहीं जाना है। अगर वो चाहते तो शायद यही चुनाव लोकसभा के साथ हो जाते, तो कोई किसी प्रकार का लोगों के ऊपर बोझ ना पड़ता, ना कोई खर्चा होता। और ये तो पढ़ा लिखा समाज है, कोई मुझे बोलने वाली जरूरत थोड़ी ना है। हमीरपुर के लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने इस्तीफा 22 मार्च को दिया है और इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर महोदय ने स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर सरकार के बैठे हुए हैं, वो स्वीकार करते और इस चुनावी जो जंग है इसमें उतरते। उस समय क्यों नहीं किया गया? तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। वो जिन लोगों ने डाला है लोगों पे पैसा, इन लोगों ने अभी जो खर्चा हो रहा है वो तो पार्टी जो सरकार बियर कर रही है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों का पैसा है। ये बचा सकते थे इसको, इन्होंने क्यों नहीं बचाया? ये पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बस अड्डे के लिए वो बयान कर रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा था, जब हमीरपुर आए थे, तो मैंने उनके समक्ष 3-4 डिमांड्स रखी थी। उसमें पहली डिमांड बस स्टैंड की और मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुश होकर वहां पे सारी डिमांडों के लिए यस बोल दिया। ये मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जहां भी घोषणाएं की हैं वहां भी कोई इम्प्लीमेंटेशन आज दिन तक नहीं हुआ है। चाहे वो देरा की बात करूं, चाहे नालागढ़ की बात करूं मैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की एक बात बता देता हूँ। जब 27 फरवरी को हमने वोटिंग कर दी राज्यसभा की, तो ऐसे क्या कारण रहे कि उससे पहले मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे बस स्टैंड का काम शुरू करने के लिए? 5 दिन का उनको 5 दिन का समय मिला, क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव घोषणा होना थी और वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना था। इन्होंने जल्द से जल्द ये काम शुरू किया, क्योंकि इनके पास बस स्टैंड के अलावा पूरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर ये वोट मांगे, ना विकास का है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के चलते उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है और इसी को लेकर हमीरपुर में नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा ने हिस्सा लिया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा का जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुष्पेंद्र वर्मा ने लोगों से वोट की अपील भी की और लोगों से सरकार के साथ चलकर मतदान करने की अपील की। वहीं पुष्पेंद्र वर्मा ने बातचीत के दौरान उपचुनाव में जीतने का दावा किया तो बीजेपी प्रत्याशी के आरोपों का भी जवाब दिया। लोगों में उत्साह है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये जो अभी घटनाक्रम हुआ पिछले महीनों में, उसके
लिए इनमें बहुत रोष है हमारी जनता के भीतर, क्योंकि देवभूमि में इस तरह के घटनाक्रम बिल्कुल नहीं होते हैं और ये पहली बार हुआ है लोकतंत्र में 75 वर्ष के भारत के इतिहास में कि निर्दलीय लोग इस्तीफा दे रहे हैं और ये जबरदस्ती ऐसे चुनाव जो है, उपचुनाव जो है वो जनता के सिर पर थोपे जा रहे हैं। देखिए, खनन करना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि खनन करना कोई गुनाह है। एक वैज्ञानिक तरीके से खनन करना और एक अवैज्ञानिक तरीके से और चोरी से करना और माइनिंग के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ आपने माइनिंग करना, वो गलत है। उसको खनन माफिया बोला जाता है। वैसे तो करप्शन यहाँ 40-40 सालों से लोगों के, 50-50 सालों से लोगों के लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कौन सा तरीका ढूंढा प्रताड़ना का? इसमें कौन सा तरीका प्रताड़ना का? अगर आप अगर कोई अगर आज रिटायर हो जाता है कोई अगर नौकरी से, तो आप उसको दूसरे दिन भी उसी टेबल पे बिठा के रखते हैं, नहीं ना? और कौन सी प्रताड़ना की वो बात कर रहे हैं? कौन सी प्रताड़ना? डॉक्टर साहब, कोर्ट मामले में उनका कहना है कि तंग किया जा रहा है इलेक्शन के दौरान। आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता और कोर्ट के ऊपर सरकार का राज नहीं चलता। कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। हम भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, हम डॉक्टर रहे हैं। अगर हम भी कोर्ट में एविडेंस देने 2 बार नहीं जाते तो तीसरी बार हमें भी गैर जमानती सम्मन आते थे और उठा के ले जाते थे। वो जाना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट में आपने हाजिरी नहीं भरी है तो वो तो बोलेंगे क्या? उसमें सरकार का क्या लेना देना? आप ही बताएं। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है और इन दिनों पहाड़ों पर सुहावने मौसम के बीच अब 27 जून से मौसम करवट बदलने जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से 27 से 30 जून तक अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे की पहले बात करें तो प्रदेश के जो क्षेत्र हैं हमारे मंडी, शिमला, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहाँ पे मध्यम से हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। जो सबसे अधिक थी वो देखिए वो मंडी गोहर में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। वहीं शिमला में भी, शिलारू में 30 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है और बाकी में भी हल्की से मध्यम, जैसे रामपुर में भी 20 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो दिन के तापमान है वो न्यूनतम और अधिकतम अभी सामान्य चल रहे हैं। आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें, देखिए 24-26 तारीख को जो प्रदेश के जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे मंडी है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, फिर कुल्लू है और कुछ हाई रिजेस हैं, तो यहाँ पे आगामी 3 दिनों में जैसे इवनिंग के समय में हल्की बारिश हो सकती है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। फिर 27 तारीख से जो ये प्रदेश में जो ये बारिश का सिलसिला है ये थोड़ा इंटेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ही बढ़ेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से प्रदेश के जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं हमारे, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर है और सोलन, सिरमौर है, तो यहाँ पे देखिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और फिर ये जो स्पेल है देखिए 29 और 30 तारीख को प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और जैसे ही एक्टिविटी पिकअप करेगी 28 तारीख से, तो देखिए प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स होने की संभावना है। और इसके चलते देखिए आज और कल के लिए भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट वार्निंग जारी की गई है। और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। जैसे J&K में इतनी ज़्यादा गर्मी है उसके बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है। हम 5 दिन से यहाँ पे आए हैं और हम इतना इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हमारे इतना इंजॉय कर रहे हैं। मौसम इतना अच्छा है, 2 मिनट में थोड़ी सी धूप आती है, मौसम इतना अच्छा है। हम मतलब शॉल, स्वेटर के साथ ही मतलब यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ के मौसम इतना अच्छा है, इतना क्लियर है, रिफ्रेशिंग मौसम है, मस्ट विजिट है। इन दिनों क्या समर वेकेशन चल रही है तो छुट्टी का मजा ले रहे हैं? हाँ, छुट्टियों का मजा ले रहे हैं और ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी और हम पहली बार ही आए थे यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम पे शिमला मुझे बहुत पसंद आया। उधर हिमाचल प्रदेश में अभी बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। NH 707 मार्ग पर बीती रात भूस्खलन हुआ, जिस वजह से ये मार्ग यातायात के लिए पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे के बाधित होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं ऐसे नहान जा रहा हूँ तो देखा रोड तो बंद पड़ा है। ये मैंने देखा है कि सुना है कि कल रात से ही बंद है, ये मतलब शाम के टाइम बंद हो गया था ये रोड। तो ये देख रहे हैं कि कटिंग इनकी चल रही है। पहले काटा कैसे है नीचे का देखो, ऊपर का सारा आ गया है, कटिंग ही बिल्कुल बेकार की हुई है। अब सारे लोग देखो, इतने सारे लोग परेशान हैं, सारे परेशान हैं।
और कल से इन्होंने रोड अभी शुरू किया है। रोड कल से ही बंद पड़ा है, कोई एम्बुलेंस निकालनी हो, कोई भी हर चीज़ बंद है। अभी यहाँ से कोई ऐसा बाय रोड भी नहीं है कि कहीं पेशेंट हो, कोई जाना हो, तो ऐसा भी कोई वो नहीं है। और ना इनकी अच्छी सर्विस है, जो NH 707 है, इनकी बहुत बेकार कार्य कर रहे हैं। कोई साधन ही नहीं है, कोई वो नहीं है ना। मैंने वही बोला ना, बाय रोड नहीं है। और काम इनका ये है, वैसे तो कल रात को इनको करना चाहिए था शुरू, ताकि सुबह तक ये थोड़ा रोड को बाय कर सके, ताकि गाड़ियाँ निकल सके, लेकिन कल शाम। उधर JSW विद्युत परियोजना के बाउंसरों की ओर से ग्रामीण युवाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में दोनों युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने काफी रोष जताया और पुलिस ने भी बाउंसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 तारीख को शाम को जो है JSW जो हमारी रुतुरंग कुपा में जो कंपनी है, तो वहाँ पे हमारे गांव के 2 भाइयाँ हैं जो नौकरी करते हैं। तो वहाँ बाउंसरों ने उनके साथ जो है मारपीट किया। तो मारपीट किया तो उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, परिवारों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दिया। तो उस विषय पे आज जो है हम जो है यहाँ पे JSW छोलतू में आए थे। तो यहाँ पे जो कर्नल साहब हैं, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जो हमारे जो भाइयाँ हैं इनको मेडिकल साइड से पूरा कवरेज देंगे, और जितना इनका जो नौकरी है किसी कारणवश वो जॉब में नहीं जा पाएंगे तो वो सुविधा उनको मिलेगा। तो इस हिसाब से आज उन्होंने। वहीं उधर आपको बता दें कि सोलन में पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। पहले शहर में तीसरे दिन पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन अब पानी की सप्लाई छठे और 7वें दिन हो रही है, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। शहरवासियों को पानी की समस्या के कारण पानी के टैंकर्स खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन जो टैंकर खरीदने में असमर्थ हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरवासियों ने नगर निगम अधिकारियों से मांग की है कि वे जल्द से जल्द पानी की समस्या का हल कर निकालें, वरना शहरवासियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसमें मंच की प्रदेश कार्य समिति के बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार 4 जुलाई तक वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो फिर प्रदेश भर में हर जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। करोड़ों रुपए के जो एरिया जो फंसे हुए हैं, इन सबको हमने आज यहाँ पर इसका चिंतन और मंथन किया और सरकार को आज हमने नोटिस जो पहले भी दे दिया उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के लिए नोटिस दे दिया है कि अब सब्र का पैमाना भर गया है और हर जिला में हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हर जिलाधीश के आगे जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ में जो है तो उनके जिलाधीश के माध्यम से ही हम सरकार मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जब अगर सरकार 4 जुलाई तक हमें वार्ता के लिए बुलाती है, जैसा कि हमारे अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा है, नहीं बुलाती है तो ये आंदोलन का है, इसका हमने रूपरेखा बना ली है और आगे इससे भी बढ़ जो है उग्र आंदोलन जो है किया जाएगा, जिसका सारा दायित्व अगर कोई ऐसी बीच में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा बीच में कोई किसी का मौत हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी, जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। तो हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव और सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी रही, तो सीएम की पत्नी के चुनाव लड़ने पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराए हुए, विधानसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कहा सुनिए। सरकार की पूरी ताकत सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगी है। मुख्यमंत्री सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सलामत किस प्रकार से रहे। एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा,
लेकिन 2 दिन बाद जो है वो उनकी धर्मपत्नी को पार्टी का टिकट मिलता है। रहा हूं, कोई भी टिकट उपचुनाव में मुख्यमंत्री की सहमति के बिना नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है। मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हालात किस प्रकार से बन गए हिमाचल प्रदेश में। पूरा धंधा इनके सल्तनत पे चलता था, और चिट्टे की अगर बात कहूं मैं पूरे प्रदेश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं। यहां पर नियमों की, व्यवस्थाओं की, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ऐसी कठपुतली बन गए मुख्यमंत्री के हाथों, जो प्रलोभन उनको पदों के दिए गए हैं, क्या बात किस बात के दिए गए मुझे मालूम नहीं है। और जिनकी भाषा इस प्रकार से हो गई कि खुलेआम वो बोल रहे हैं, अपने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए 6 के सिर कलम कर दिए मैंने, और 3 आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये भाषा विधानसभा के अध्यक्ष इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। और विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूं, वो योग्य होंगे, लेकिन अपनी योग्यता का प्रदर्शन जिस प्रकार से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है हमेशा के लिए, ये दाग उनके जो है इस पर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। जब एक निष्पक्ष अध्यक्ष के नाते आपको सारी चीजों पर फैसले करने थे, तो वो फैसले आपने नहीं किए। आप कठपुतली बन करके सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचते रहे। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।